ये कहानी है राजस्थान के बीहड़ में झुलस रहे 3 औरतों की जिंदगियों के बारे में। आखिर कैसे घिनौने समाज ने 3 औरतों को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत में हम 2 औरतों को देखते हैं। दोनों पक्की सहेलियां होती हैं। एक का नाम लज्जो होता है और दूसरी का नाम होता है रानी। लज्जो बहुत नटखट मिजाज की औरत होती है, जबकि रानी शर्मीली और बेहद शांत मिजाज की होती है। दोनों एक गांव पहुंचते हैं, जहां रानी अपने 17 साल के बेटे के लिए लड़की देखने आई थी। यहाँ हम देखते हैं कि लड़की सिर्फ 15 साल की ही है, जिसका नाम जानकी होता है। रानी जानकी को एक नजर में ही पसंद कर लेती है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की कर लेती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल में वो व्यक्ति कहता है कि मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ और वो रानी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रानी उसे 2-4 गालियां सुनाती है और कॉल काट देती है। रिश्ता तय करके दोनों वापस अपने गांव लौट आती है। अब हम रानी के बेटे गुलाब को देखते हैं। गुलाब एक अय्याश और आवारा लड़का था और उसके दोस्त भी एक से एक छट्टे हुए बदमाश थे। अगले दिन गांव में एक पंचायत बैठती है। एक 16 साल की लड़की जो अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आई थी, इसी के चलते यहाँ इस पंचायत को लगाया गया था। लड़की कहती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे रोज मारा पीटा करते हैं। वहाँ मेरी जिंदगी नर्क से भी घटिया हो चुकी है। पर गांव के मर्दों को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाकर उसे ससुराल रवाना कर देते हैं। रात को गांव में एक डांस ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है। वहां हम एक डांसर को देखते हैं जिसका नाम होता है बिजली। बिजली इस गांव की सबसे बदनाम लड़की होती है, क्योंकि ये 2 नंबर वाले धंधे भी किया करती थी। डांस के बाद ऑर्केस्ट्रा का मैनेजर उससे कहता है कि आज बहुत पैसे वाला क्लाइंट आया है, आज तुझे उनके साथ ही सोना है। पर बिजली साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने ये सब काम करना बंद कर दिया, अच्छा होगा आप उन्हें वापस भेज दो। थोड़ी देर बाद बिजली से मिलने लज्जो और रानी आती है। दरअसल बिजली इन दोनों की बचपन की दोस्त होती है। लज्जो और रानी भी अपनी दोस्ती के प्रति बिल्कुल ईमानदार थी, क्योंकि बिजली के वैश्या होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। बिजली उन दोनों को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर लौट जाती हैं। रास्ते में रानी को फिर से शाहरुख खान का कॉल आता है। वो रानी से गंदी गंदी बातें करने लगता है। रानी शर्माकर कॉल कट कर देती है। रानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जैसे उस अनजान आदमी की बातों ने रानी का दिल छू लिया हो। रानी कहती है कि मुझे उस अनजान आदमी को बता देना चाहिए कि मैं कोई खूबसूरत हसीना नहीं, बल्कि अधेड़ उम्र की विधवा हूँ। पर लज्जो उसे समझाती है कि अपना दिल छोटा मत कर, तू अभी भी खूबसूरत और जवान दिखती है। अब हमें लज्जो के पति को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है मनोज। मनोज दिन भर शराब की नशे में डूबा रहता था। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था। इसी कारण से मनोज लज्जो पर हमेशा गुस्सा रहता था और उसे बांझ कहकर ताने मारता और उसे बहुत टॉर्चर भी किया करता था। अब वो दिन आता है जब गुलाब की शादी होने वाली थी। रानी बारात लेकर जानकी के घर पहुंचती है। वहां पूरे रस्म और रिवाजों के साथ उन दोनों की शादी होती है। विदाई के समय जानकी की माँ चुपके से रानी को बुलाती है और फिर जानकी के छोटे छोटे बालों को दिखाती है। वो कहती है कि जानकी ने गुस्से में अपने बाल कुतर लिए थे। रानी पहले तो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि अगर बारातियों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो अपने आप को शांत करती है और जानकी के बाल को घूंघट से छुपाकर उसे बस पर बैठाती है। रानी को रास्ते भर ये डर सता रहा था कि कहीं लोगों को इसके छोटे बाल के बारे में मालूम न पड़ जाए। तभी जानकी की नजर उसके सामान पर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी गुड़िया नीचे फिसल रही थी और जैसे ही वो गुड़िया को वापस बैग में रखने जाती है, उसका घूंघट नीचे गिर जाता है। उसके छोटे बालों को देखकर सब एक पल के लिए चौंक जाते हैं। गुलाब की आंखों से आंसुओं छलक आते हैं, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया हो। वो गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और दोस्तों के सामने गुलाब के इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। बीच रात को गुलाब शराब के नशे में आता है और जानकी से जबरदस्ती करने लगता है। वो जानकी से सारे कपड़े खोलने को कहता है। रानी बगल में लेटी सब सुन रही थी। उसे जानकी पर दया आ रही थी, पर वो मजबूर थी, इसीलिए वो कमरे से बाहर आ जाती है। कल सुबह रानी देखती है कि जानकी के कदम लड़खड़ा रहे हैं, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। पर रानी फिर भी उससे उसकी तबीयत नहीं पूछती। वो उसके सामने सख्त बनने का दिखावा करती है, पर अंदर दिल से उसे जानकी की बहुत फिक्र हो रही थी। अब हम लज्जो को देखते हैं, जिसके शरीर पर जख्म के निशान
होते हैं। दरअसल इसके पति ने इसे बुरी तरह से पीटा होता है। रानी उसे पकड़कर अपने कमरे में लाती है और उसके जख्म पर मलहम लगा देती है। देखते ही देखते वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रानी लज्जो को प्यार से गले लगा लेती है। यकीनन इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर था। तभी वहाँ जानकी आती है और दोनों को इस हालत में देख लेती है। थोड़ी देर बाद रानी को फिर से उस अनजान व्यक्ति का कॉल आता है, पर उस वक्त उसका मूड खराब होता है। वो उस व्यक्ति को सब सच बता देती है कि उसका 17 साल का एक बेटा है और उसकी उम्र भी ज्यादा है। ये सुनते ही आदमी कॉल कट कर देता है। एक दिन जब रानी बाजार से घर लौट रही होती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। वो लोग कहते हैं कि तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, क्योंकि उसने हमसे 1 लाख की उधारी ली थी। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। 1 लाख रुपए रानी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो किशन के पास जाती है ताकि पैसे उधार ले सके। किशन उसे तुरंत पैसे दे देता है। रानी पैसे लेकर गुलाब को छुड़ाने के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि गुलाब लोगों से उधारी लेकर पैसों को कोठे में उड़ा देता था। अब हम जानकी को देखते हैं। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ उसके गांव का एक लड़का साइकिल से आता है। ये लड़का दरअसल जानकी का आशिक था। जानकी भी इससे प्यार करती थी, पर समाज के डर से उसे अपना प्यार छोड़ना ही पड़ा। जानकी उसे देखते ही कमरे में भाग आती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। इधर रानी गुलाब को लेकर घर आ जाती है। रानी को उस दिन नींद नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर अब 1 लाख का कर्जा आ चुका था और दूसरी तरफ उसका बेटा कोई काम धंधा नहीं करता, बल्कि अय्याशियों में डूबा रहता था। अब हम लज्जो और बिजली को देखते हैं। वो दोनों कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे थे। वहाँ एक और आदमी था जिसका नाम होता है राजू। राजू ऑर्केस्ट्रा का ही आदमी था और वो बिजली का बहुत ध्यान रखा करता था, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। बिजली के कहने पे राजू उसे अपनी फटाफटिया गाड़ी दे देता है। बिजली और लज्जो सीधा रानी के घर पहुंच जाती है। जैसे ही तीनों गाड़ी पर बैठकर निकलने वाले होते हैं, वैसे ही जानकी आ जाती है और एक्साइटमेंट में उनकी तरफ देखती है। यकीनन वो भी उनके साथ जाना चाहती थी। फिर चारों एक साथ घूमने निकल जाते हैं। रानी देखती है कि जानकी बच्चों जैसे उछल कूद कर रही थी, जैसे उसका बचपना अभी तक गया ना हो। बातों ही बातों में लज्जो अपनी सबसे बड़ी समस्या बिजली को बताती है कि उसके बांझ होने के चलते उसका पति उसे रोज मारता है। बिजली कहती है कि हो सके तुम्हारे पति में ही कोई कमी हो। मैं एक वैद्य को जानती हूँ, वो तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता है। कल रात तैयार रहना, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले जाऊंगी। उसके बाद सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब बिजली अपनी ऑर्केस्ट्रा में पहुंचती है तो राजू उसे बताता है कि मैनेजर ने एक और डांसर को रख लिया है। ये बात सुनते ही बिजली टेंशन में आ जाती है। उसे डर था कि कहीं मैनेजर उसे ऑर्केस्ट्रा से न निकाल दे। अगली रात वादे के मुताबिक बिजली लज्जो को लेकर वैद्य के पास जाती है। वहाँ लज्जो को कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान होती है। तभी बिजली उसे सच बताती है कि दरअसल वो उसे किसी वैद्य के पास नहीं, बल्कि एक आदमी के पास लाई है, ताकि उससे संभोग करके वो गर्भवती बन सके। पहले तो लज्जो थोड़ा डर जाती है, पर दोस्तों के जिद करने पर मान जाती है। तभी रानी का फोन रिंग होता है। दरअसल उसी व्यक्ति ने कॉल किया था जो अपने आप को शाहरुख खान बताता है। रानी भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद ये आदमी उसे दोबारा कॉल नहीं करेगा। कॉल पर आदमी बताता है कि वो भी एक अधेड़ उम्र का इंसान है और बिल्कुल कुंवारा भी। वो उसे मिलने के लिए शहर बुलाता है ताकि वो रानी को करीब से जान सके, लेकिन रानी उससे मिलने के लिए मना कर देती है। पर कहीं न कहीं रानी के दिल में भी प्यार की एक चिंगारी जल चुकी थी। बिजली उसे एक गुफा में ले आती है जहाँ एक आदमी होता है। उसके बाद बिजली उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। लज्जो बहुत डरी हुई थी। वो बस मुंह ढककर लेट जाती है और अपने साड़ी को ऊपर उठा लेती है। वो आदमी दिल का बहुत नेक होता है। वो संभोग से पहले उसके पैर छूता है, जैसे वो लज्जो के प्रति एक रिस्पेक्ट जता रहा हो। लज्जो ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके जीवन में ये पहली दफा था कि किसी मर्द ने उसे इतने सम्मान के लायक समझा। फिर वो आदमी अपने हाथों को उसके चेहरे पर फेरता है और फिर बदन के हर एक हिस्से को सहलाता है। लज्जो को यकीन नहीं हो रहा था कि मर्द ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका पति तो आते ही उस पर टूट पड़ता था। उस आदमी ने अपने अंदाज से पहले लज्जो का मन मोह लिया और जब वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गई, तब आदमी ने मुख्य प्रक्रिया शुरू कर दी। काम खत्म होने के बाद सभी अपने घर लौट गए। बिजली स्टेज पर डांस करने निकल गई। उसे आज से नई डांसर के साथ कम्पीट करना था। देखते ही देखते उस नई डांसर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिजली समझ गई कि बढ़ती उम्र के साथ उसका जलवा फीका पड़ने लगा है। उसे गहरी
चिंता सताने लगी कि अगर उसे ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया गया तो एक वैश्या को कौन काम देगा, कौन उससे शादी करके और परिवार बसाएगा। अब बिजली की एक आखिरी उम्मीद राजू था। वो कहीं न कहीं उसके साथ घर बसाने के सपने देख चुकी थी। अब हम जानकी को देखते हैं। उससे मिलने के लिए उसका आशिक फिर से आ जाता है। वो जानकी के लिए कुछ किताबें लाया था क्योंकि उसे मालूम होता है कि जानकी अभी भी पढ़ना चाहती है। लड़के के जाते ही जानकी किताबों को उठाकर रख लेती है, पर छत से रानी की नजर उस लड़के पे पड़ चुकी थी, पर वो फिर भी जानकी से कुछ नहीं कहती। अब हम लज्जो को देखते हैं। उसे लगातार वॉमिटिंग हो रहा था। ये संकेत था कि लज्जो पेट से है। अब हमें किशन को दिखाया जाता है। वो कपड़ों का एक बड़ा कारोबार करता है और गांव की सभी औरतें उसके यहाँ कपड़े सिलाई का काम किया करती थीं। किशन लज्जो से कहता है कि कंपनी के मालिक ने तुम्हारी सिलाई की तारीफ की है और उसने तुम्हें शहर में नौकरी देने की बात कही है। ये सुनते ही लज्जो खुशी के मारे उछल पड़ी, क्योंकि गाँव में किसी की नौकरी लगना काफी गर्व की बात मानी जाती थी। एक दिन जब रानी घर लौट रही थी तभी उसकी नजर जानकी के आशिक पे पड़ती है। वो जानकी से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा होता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, बस तुम्हारी मंजूरी की देर है। पर जानकी नहीं मानती। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी रानी आती है और डांट कर लड़के को वहाँ से भगा देती है। अब हम लज्जो को देखते हैं, जो सज धज कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो बहुत खुश दिख रही होती है, पर जैसे ही नौकरी लगने की बात वो मनोज को बताती है, वैसे ही मनोज भड़क जाता है। वो कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि मनोज अपनी बीवी की कमाई खाता है, और वो उसे शहर जाने से मना कर देता है। अब हम बिजली को देखते हैं। उसे मैनेजर ने ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया होता है। मैनेजर उसके सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें वापस तभी रखूंगा जब तुम रातों को क्लाइंट के साथ सोना शुरू करोगी। तुम्हारी डिमांड स्टेज पर नहीं बल्कि बेड पर है। बिजली राजू को बस स्टैंड बुलाती है और कहती है चलो यहाँ से भाग चले, अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं रखा। बिजली को यकीन था कि राजू उसका साथ जरूर देगा। तभी राजू कहता है कि हम शहर जाएंगे और हम वहाँ अपना धंधा स्टार्ट करेंगे। गांव में तुम्हारी इतनी डिमांड है तो जरा सोचो, शहर में तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये सुनते ही बिजली के पैरों तले जमीन ही निकल गई। जिसके साथ उसने घर बसाने के सपने देखे थे, वो उसे वापस धंधे पर बैठाने की बात कर रहा है। वो समझ गई कि राजू का प्यार मतलब के लिए था। वो बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था। कल सुबह रानी अपने तिजोरी से बचे हुए पैसे निकालने आती है तो देखती है कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। उसे लगता है कि जानकी ने वो पैसे लिए हैं। वो जानकी को मारने लगती है, पर जानकी के इनकार करने से उसे एहसास होता है कि पैसे जरूर गुलाब ने चुराए हैं। रात को जब गुलाब वापस आता है तो जानकी उससे पैसों के बारे में पूछती है, जिससे वो जानकी पे भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। रानी उसे रोकती है, जिससे गुलाब और गुस्से में आ जाता है। वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेता है। अब हम बिजली को देखते हैं। उसे मजबूरन अपने धंधे पे वापस लौटना पड़ता है। वो क्लाइंट के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे मैनेजर उसे वापस ऑर्केस्ट्रा में रख लेता है। कुछ दिन बाद रानी अपना घर बेच देती है और अपना कर्जा चुकता कर देती है। उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। वो कुछ पैसे जानकी के आशिक को देती है और कहती है कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, अगर इसका दिल दुखाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर जानकी को उसके साथ हमेशा के लिए विदा कर देती है। अब हमें लज्जो को दिखाया जाता है। वो अपनी प्रेगनेंसी की बात मनोज को बता देती है। ये सुनते ही मनोज के होश उड़ जाते हैं। वो लज्जो को मारने लगता है। वो पूछता है कि बता, किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। लज्जो उसे यकीन दिलाती है कि ये बच्चा उसी का है। मनोज कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। ये सुनते ही लज्जो गुस्से में आती है और मनोज को थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि इतने दिनों से मनोज जानता था कि कमी लज्जो में नहीं बल्कि उसके अंदर है। फिर भी वो लज्जो को टॉर्चर किया करता था। मनोज अब और भी गुस्से में आ जाता है और मार मार कर लज्जो का सर फोड़ देता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है। वो बीच बचाव करती है, पर गलती से मनोज के कपड़े में आग लग जाती है। वो बचाने की कोशिश करते हैं, पर देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती, जिससे मनोज जलकर खाक हो जाता है। डर के मारे लज्जो और रानी बिजली के पास भागती है। बिजली चुपके से राजू की फटाफटिया गाड़ी चुरा लेती है और तीनों उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए शहर की ओर भागने लगते हैं। रास्ते में रानी को शाहरुख खान का फोन आता है। वो उससे उसका एड्रेस पूछती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।